हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। हम एनसीईआरटी की साइंस की पुस्तकें हैं क्लास 6 to 12, उनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं। उनकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं। क्लास 6 का प्रथम जो चैप्टर था उसका मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चर्चा कर दिया है। बहुत अच्छी तरीक़ा से वो चर्चा हुई है। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो कृपया चैनल ज़रूर देखिएगा। एक अलग लिस्ट में बना दूंगा क्लास एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 6 to 12, ठीक है। सामान्य विज्ञान की पुस्तकें हैं। हम बात करेंगे क्लास 6 से क्लास 12 तक के बीच में। अभी क्लास 6 के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 6 में हमने कल थोड़ा सा पहले दिन थोड़ा सा गड़बड़ हो चुकी थी। गड़बड़ यह हो चुकी थी कि हमने सोचा था कि इसमें 10 चैप्टर ही होंगे, लेकिन इसमें 18 चैप्टर दिए गए थे। 16 चैप्टर दिए गए हैं। 16 चैप्टर में पहली जो चैप्टर दी गई है वो हम लोग देखे थे, भोजन यह कहाँ से आते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग भोजन के घटक यानी कि भोजन के क्या क्या घटक होते हैं उनके प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से प्रश्न दी गई है। परीक्षा उपयोगी तरीक़ा से ये पुस्तकें बनाई गई हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तकों में से एक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही एज इट इज़ प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिलती हैं। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के। चैप्टर नंबर 2 है भोजन के घटक। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्व में शामिल है, यानी कि भोजन के पोषक तत्व में कौन सा शामिल होता है। ठीक है, तो खनिज, लवण और विटामिन ये दोनों पोषक तत्व हैं। आहारी रेशा और रुक्षांश क्या होता है हम बताते हैं। जब हम लोग सेव खाते हैं तो काटने के बाद जो चरचराहट सी करकराहट सी जो आवाज़ आती है वो रुक्षांश होता है। आहारी रेशा जिसको बोला जाता है वो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। जैसे कभी कभी कच्चा पदार्थ खा लेते हैं, अमरूद खा लेते हैं, तो हम लोगों का जो मतलब कि पाचन शक्ति है बहुत अच्छी तरीक़ा से होता है। तो आहारी रेशा का काम ही यही होता है कि जो भोजन को पचाने का काम करे। ठीक है, तो हम लोगों में पोषक तत्व कौन सी होगी, तो खनिज, लवण और विटामिन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन, हाँ इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा दिया हुआ है। आइए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है कि व्याख्या दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और भी मेहनत कर सकूं आप लोगों के लिए। भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, यानी कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व 5 हैं। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आलू के छिलके में, चावल में, गेहूँ में इसमें मिलती है। प्रोटीन तो दूध में मिलती है। वसा जितने भी तेलीय पदार्थ हैं उसमें वसा मिलती है। विटामिन और तथा खनिज लवण से मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशा और जल भी होता है। रुक्षांश जो कि आहारी रेशा हमारे शरीर में कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, ये पोषण का काम नहीं करता है, ये पचाने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऑप्शन 2 हम लोग पढ़ते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने की काम करती है। आइए हम लोग समझते हैं इसके बारे में। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सी आवाज़ उत्पन्न हो गई थी बाहर में, उसके लिए मैं थोड़ा देर रोक दिया था। आइए बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो दी गई है और क्वेश्चन नंबर जो 2 है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था कि जो पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण का काम करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि करता है, यानी कि जो बच्चा जो देखे होंगे आप लोग ज़्यादा पनीर खाता होगा उसका शरीर बहुत हेल्दी है, यानी कि हमारे शरीर में वृद्धि करने का काम प्रोटीन करता है। और खनिज लवण क्या करता है, हमारे शरीर को सेफ्टी प्रदान करता है, अनुरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने में सहायक होता है, बिल्कुल सहायक होता है, यानी कि जैसे विटामिन डी है तो विटामिन डी हम लोग काहे के लिए लेते हैं, ताकि हमको सूखा रोग ना हो। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाती है, यानी कि हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम विटामिनों का काम है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि एवं अनुरक्षण का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य ऊर्जा प्रदान करते हैं।
बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आप सबों ने समझा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी इसका आंसर होगा। आंसर तो हमने पहले ही ऊपर बता दिया था, लेकिन फिर से यहाँ टिक कर देता हूँ। अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रश्नों की संख्या तो 7-8 दी गई है, लेकिन प्रश्न स्टेटमेंट बेस है, जो कि आपको 10 प्रश्न 20 प्रश्न से ये रिलेट करके आपको पता चल जा रहा है। बहुत ही अच्छी प्रश्न दी गई है। मैंने परीक्षा दिया है और देता भी हूँ। परीक्षा में एज इट इज़ प्रश्न यहीं से उठ के आते हैं। उपयुक्त कथनों में तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर में वृद्धि एवं रक्षण का कार्य करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में को रोगों से रक्षा करने के लिए सहायता देती है, जबकि रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में शरीर में सहायता करता है। रुक्षांश बताए थे ना, रुक्षांश क्या है, जिसको आहारी रेशा कहा जाता है। सेब काटने के बाद खरखराहट की आवाज़ आना है। अगर हम लोग खीरा खाते हैं, काटते हैं, तो कर कर की जो आवाज़ आती है वो सब रुक्षांश होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्वेश्चन नंबर बता रहा है, ऑप्शन है अमीनो अम्ल, शर्करा और मंड। क्या बताना है, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार नहीं है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर मैं बताता हूँ, अमीनो अम्ल होगा। अमीनो अम्ल प्रोटीन का जो है ना, प्रोटीन जो हम लोगों को मिलता है 20 अमीनो अम्ल से प्रोटीन मिलता है, यानी कि ये अमीनो अम्ल प्रोटीन का सहायक है। कार्बोहाइड्रेट का सहायक क्या है, शर्करा और मंड स्टार्च है। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट में मिलते हैं। इस क्वेश्चन में बता क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त नहीं होते। तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त आपको अमीनो अम्ल नहीं होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही होगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो मंड प्राप्त होते हैं, स्टार्च और शर्करा प्राप्त होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। इसके एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद बहुत सी बातों हम लोगों को पता चल जाता है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं मंड और शर्करा के रूप में होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल प्रोटीन का पार्ट है, प्रोटीन होता है। अच्छी प्रश्नों के बारे में हम फिर बात कर लेते हैं। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ते हैं। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे के कारण बनती है। बिल्कुल बनती है। वसा ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा तेलीय पदार्थ खाते हैं तो मोटापा बढ़ता है। वसा शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। बिल्कुल ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे घी खाते हैं तो घी खाने के बाद एनर्जी तो मिलती है, लेकिन थोड़ा सा मोटापा बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें दोनों होगा। ठीक है। भोजन वसा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है और वसा से हम लोगों को एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि वसा में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। 9.1 कैलोरी एनर्जी, 1 ग्राम वसा में 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छे तरीक़ा से बात की गई। हाँ, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे और 1 ग्राम वसा लेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वसा से मिलती है। लेकिन वसा तेलीय पदार्थ है, वसा को से मोटापा बढ़ती है। ये भी बात जानना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पोषक तत्व के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करके और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। पोषक तत्व के बारे में पढ़े, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े, सबकी ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी जल की आवश्यकता होती है। तो उसके स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है, यानी कि कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें जल की मात्रा होती है। ठीक है, उससे हम लोगों को जल की पूर्ति होती है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि पानी जो हम लोग पीते हैं वो जितने भी पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करते हैं। मूत्र और पसीना के साथ बाहर निकलते हैं। जितनी भी अपशिष्ट पदार्थें होती हैं, जो खराब पदार्थें होती हैं शरीर से, उसको बाहर निकालने का भी काम जल के द्वारा ही किया जाता है। तो हमारे शरीर में जल की भी आवश्यकता बहुत है। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इसका एक्सप्लेनेशन दी गई है। आइए हम लोग समझते हैं। दोनों कथन सही है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितना जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं।
जैसे कि जल, दूध और चाय। इसमें भी कुछ न कुछ जल की मात्रा होती है जिससे कि हमारे शरीर में पूर्ति हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। यानी कि जल का जो काम ये भी होता है कि पोषक तत्व को अपने में अवशोषित कर ले। जो भी पोषक तत्व खाते हैं उससे जल अवशोषित कर लिया जाए, और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे मल, मूत्र, पसीना, ये सब जो होती है वो जल के कारण ही बाहर निकल पाता है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, देख लेते हैं। विटामिन और रोग के बारे में बात की गई है। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग? विटामिन B1 से, विटामिन सी से और विटामिन डी से। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होती है। ये बच्चों में होती है जिसको सूखा रोग भी बोला जाता है। बच्चों का पैर पतला हो जाता है, पेट बाहर की तरफ आ जाता है, हड्डी सब दिखती रहती है, रिकेट्स बीमारी बोली जाती है। दृष्टिहीनता यानी कि आँख में जो बीमारी होती है जिसको रतौंधी भी बोलते हैं, तो रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। ठीक है, अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने वहीं पे इसलिए लिख दिया था ताकि आपको असुविधा ना हो। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, रतौंधी होती है। कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे रतौंधी का लक्षण कहा जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है। दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा कम हो जाती है। यानी कि विटामिन B1 की कमी से पेशी जो है हम लोगों की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, काम करने में उतना एनर्जी नहीं मिल पाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून आना और घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। किसी व्यक्ति को घाव हो गया है, वो घाव नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उसको स्कर्वी रोग है, उसमें विटामिन सी की कमी है, तो उस व्यक्ति को विटामिन सी देने की आवश्यकता है। दांत से खून आना, मसूड़ों से खून आना, ये सब भी स्कर्वी रोगों का लक्षण है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें अस्थि मुलायम हो जाते हैं, होकर मुड़ने लगते हैं। यानी कि हड्डी, विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और वही हड्डी कमज़ोर होना, मुलायम होना ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस 2 तरह की बीमारियां देखने को और भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विटामिन ए से त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा कि विटामिन सी से घाव भरता है। अगर विटामिन सी की कमी होगी तो घाव नहीं भरेगा। यानी कि घाव जो हो जाता है, घाव पूरी तरह से ठीक हो जाना, ये विटामिन सी के कारण होता है। सी की कमी से घाव नहीं भरता है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होती है, तो विटामिन सी। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, बिल्कुल। और विटामिन डी हमारे अस्थि तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर में सहायता देता है। विटामिन डी जो है अस्थि, दांत, हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम प्रदान करती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये गलत है, इसमें गलत पूछा जा रहा है, असत्य पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कथन ए, सी और डी सही है, परंतु बी गलत है, क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट का पाचन में सहायक। बहुत अच्छा प्रश्न है कि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, घाव भरने में नहीं। घाव भरने में विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक होता है। बहुत अच्छी बात लिखी गई, विटामिन सी भोजन पकने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाती है। अगर हम लोग विटामिन सी वाले जो पदार्थ है गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम अस्थि क्षय, आयोडीन घेघा रोग और लोहा दंत क्षय। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें का आंसर सही क्या हो। कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय का मतलब होता है हड्डी कमज़ोर हो जाना। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसे ग्वाइडर कहा जाता है। और लोहा की कमी से अरक्तता होती है, जिसको एनीमिया बोला जाता है। ये ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलता है। इसलिए इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सुम्मिलित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए और 2, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि लोहा की कमी से दंत क्षय नहीं होता है, लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग होते हैं। यानी कि बहुत समय तक अगर पोषक तत्व की कमी हो, उसको अभावजन्य, यानी कि अभाव होता है उस चीज़ की, पोषक तत्व की अभाव होगी, उसको अभावजन्य रोग कहते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थि तथा दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। दांत में जो क्षय होता है, दांत का जो क्षरण होता है, ये कैल्शियम की कमी से होती है।
आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। गर्दन की ग्रंथियों का फूलना, बच्चों की मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है। लोहे की कमी से अरक्तता होती है, इसके कारण रोगी कमजोर अनुभव करता है। खून की कमी से अरक्तता, जिसको एनीमिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है में संभवतः, मनुष्य के शरीर में धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होता है। तो हम पहले आपको बताए थे कि प्रोटीन अगर आप खाएंगे ना तो आपका शरीर बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। तो अगर धीमी वृद्धि हो रहा है किसी व्यक्ति में, वो बढ़ नहीं रहा है, उसमें ग्रोथ की कमी है, तो प्रोटीन की कमी होगी। अगर प्रोटीन खिलाएंगे उस व्यक्ति को, किसकी कमी के कारण ग्रोथ नहीं होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण ग्रोथ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे को दूध पिलाइए, प्रोटीन उसको मिलेगा तो वो उसका जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन बचा हुआ था, लास्ट क्वेश्चन ही था। मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। क्योंकि अगर आपको वृद्धि करना है, शरीर को बढ़ाना है, हाइट बढ़ानी है, तो दूध पीजिए, प्रोटीन का सेवन कीजिए, आपका हाइट ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आने वाले समय में मैं 6 से 12 तक सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आज सामान्य विज्ञान के बारे में चर्चा किए हैं, ज्योग्राफी के बारे में भी चर्चा करेंगे, हिस्ट्री के बारे में भी, इकोनॉमी के बारे में भी, ज्योग्राफी के बारे में भी। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।